अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट की नज़र से देखें तो बोधगया बिहार का सबसे फेमस प्लेस है। बिहार में एक लौती ऐसी जगह है जो विश्व धरोहर के 2 स्थलों में से एक है। बौद्धों के लिए यह जगह बहुत ही पूजनीय है क्योंकि लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व बोधगया में ही गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को बैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वे बौद्ध के सिद्धांत को फॉलो करने लगे। धीरे धीरे यह जगह बोधगया के नाम से जाना जाने लगा और ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि बोधगया में महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति वैसे ही अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी और वह मूर्ति स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित की गई थी। बुद्ध की यह मूर्ति बौद्ध जगत के लिए लोकप्रिय मूर्ति मानी जाती है। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में इसी मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस शहर में अशोक महान ने कई मॉन्यूमेंट का निर्माण भी कराया था। तेरहवीं शताब्दी तक बोधगया भगवान बुद्ध के कारण बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय रहा, लेकिन अचानक हुए राजनीतिक उथल-पुथल के कारण यह शहर कई साल तक ध्यान में नहीं आया। कहते हैं कि शुरुआत में केवल आसपास के लोग ही यहाँ आते थे, लेकिन अब सर्कुलेटरी सिस्टम और अन्य सुविधाओं के विकास के साथ तीर्थ यात्रियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस पवित्र स्थान पर अलग अलग देशों के तीर्थयात्री अपने तरीके से पूजा करते हैं, पवित्रता की सीख को पढ़ते हैं, मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन करने बैठते हैं, मोमबत्ती और घी के दीपक भी जलाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बोधगया जाने का सबसे अच्छा समय कब होगा, तो हम आपसे कहेंगे, अगर आप बोधगया जाना चाहते हैं और वहाँ के बारे में सुनी कहानियों पर यकीन करना चाहते हैं, तो इसी मौसम में जाने का प्लान करें। इस वक्त वहाँ का मौसम आपको सुहाना लगेगा और वहाँ की चहल पहल में ये जगह आपको अच्छी दिखेगी। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा गर्मी के महीने में पड़ती है, इसलिए बेहद गर्मी होने के कारण दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट बुद्ध जयंती मनाने के लिए भी यहाँ आते हैं। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा गर्मी के महीने में पड़ती है,
इसलिए बेहद गर्मी होते हुए भी दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट बुद्ध जयंती मनाने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आप मई के महीने में बोध गया आते हैं तो आपको कॉटन के कपड़े पहनकर यहाँ घूमना चाहिए। अप्रैल से जून के बीच यहाँ गर्मी पड़ती है, इसलिए पैदल चलकर बोध गया के सभी स्थल देखना संभव नहीं हो पाता। इसलिए इस महीने में कम टूरिस्ट आते हैं। मार्च से अक्टूबर के बीच का महीना बोध गया आने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान टूरिस्ट बिना अधिक गर्मी या बारिश के बेहद आराम से बोध गया घूम सकते हैं। बोध गया कैसे पहुंचे? भगवान बुद्ध से संबंधित मंदिर और पर्यटन स्थल होने के कारण भारत के अलावा दुनिया के कई देशों से भारी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि बोध गया पहुंचने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे साधन उपलब्ध हैं। हवाई जहाज से बोध गया के पास एयरपोर्ट है जो कि गया में स्थित है, जो लगभग 17 किलोमीटर दूर है। हालांकि यहाँ कम ही फ्लाइटें आती हैं, लेकिन यह कोलकाता से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से कनेक्टेड है। थाई एयरवेज की गया के लिए नियमित उड़ानें हैं, जबकि बैंकॉक से ड्रूक एयर हफ्ते एक दिन में गया के लिए उड़ान भरती है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, रांची, लखनऊ सहित भारत के अन्य शहरों से इंडियन एयरलाइंस और अन्य घरेलू वाहकों द्वारा अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना से बोध गया 135 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट के बाहर से आप टैक्सी बुक करके बोध गया शहर पहुंच सकते हैं। ट्रेन से कैसे पहुंचे? बोध गया के पास रेलवे स्टेशन गया जंक्शन है, जो वहां से 13 किलोमीटर दूर है। इस स्टेशन से सभी राज्य से ट्रेनें गुजरती हैं। आप गया रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी लेकर बोध गया पहुंच सकते हैं। गया स्टेशन पर सियालदह, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और कोलकाता मेल जैसी ट्रेनें उपलब्ध हैं। पटना जंक्शन से बोध गया 110 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना पहुंचने के लिए बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे से कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। बस से गया से एक मुख्य सड़क बोध गया शहर को जोड़ती है। पटना से बोध गया के लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम की बसें प्रतिदिन 2 बार चलती है। इसके अलावा डिलक्स बसें भी चलती हैं। पटना के अलावा नालंदा, राजगीर, वाराणसी और काठमांडू से भी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अब लग्जरी एसी वॉल्वो बस भी शुरू हो गई है, जो आसपास के शहरों से बोध गया को जाती है। बोध गया में रुकने के लिए जगह। बोध गया में ठहरने के लिए होटल और गेस्ट हाउस की कमी नहीं है। आप फैमिली ट्रिप कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ या बैचलर, सीजन पीक पर
पहले से कमरा बुक कराना ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ एसी और नॉन एसी दोनों तरह के होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। आपको महाबोधि मंदिर से पार्क के सामने बहुत से होटल मिलेंगे जहाँ टूरिस्ट के लिए ठहरने और भोजन की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। अगर आप यहाँ अकेले रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको 200 रुपये में भी कमरे मिल सकते हैं। बोधगया में आपको कम कीमत में भी होटल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बोधगया में घूमने की जगह। वैसे तो बोधगया का सबसे मुख्य आकर्षण महाबोधि मंदिर है, लेकिन इसके अलावा यहाँ और भी कई आनंदमय स्थल है जो देखने लायक है। आइए आपको बताते हैं कि बोधगया में क्या क्या घूमने लायक है और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर जाना हो तो यहाँ जाएं, वो है बोधि वृक्ष। तो पहले आपको बोधगया के सबसे प्रसंगित और फेमस प्लेस के बारे में बताते हैं जहां आप घूम सकते हैं और यहां आपका मन भी बहल जाएगा। बोधगया में स्थित इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। माना जाता है कि यह पेड़ मूल बोधि वृक्ष का ही एक भाग है, जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका से लेकर आई थी, लेकिन फिर इसे वहां से वापस बोधगया लाया गया था। इसी वृक्ष के पास वज्रासन का स्थान है जहाँ पर बुद्ध ध्यान से लीन के लिए बैठे थे। इस वृक्ष के आसपास के परिसर में बैठकर आप आराम से यहाँ के वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए भक्त बड़ी श्रद्धा से इस पेड़ की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते हैं। भगवान की भक्ति में उनकी लीनता देखकर उनकी श्रद्धा की पवित्रता को महसूस किया जा सकता है। आप अपने मन के अनुसार भी जी सकते हैं। यह जगह जाना आप ना भूलें, महाबोधि मंदिर। यह मंदिर बोधगया के एक मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर किया गया है। महाबोधि मंदिर बोधगया का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसे आप शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं। इस ऊंची संरचना के चारों ओर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं भी हैं। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको वहां पर किताबों की दुकान और ऐसी बहुत सारी दुकानें दिखेंगी जो विविध प्रकार की कलाकृतियां बेचती हुई नजर आती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से जाते समय आपको सिक्योरिटी स्कैनर से होकर गुजरना पड़ता है और जैसे ही आप वहां से आगे बढ़ते हैं, आपके सामने महाबोधि मंदिर की भव्य और सुंदर संरचना खड़ी होती है। इस मंदिर के शिखर भूरे रंग की है तथा उसके आसपास की अन्य छोटी छोटी संरचनाओं की शिखरें गुलाबी और सुनहरे पीले रंग की है। यहाँ के मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही बुद्ध की शांत मुद्रा मूर्ति आपका स्वागत करती है। इस मूर्ति से ठीक ऊपर एक खास प्रकार की लकड़ी का टुकड़ा, जिसे बहुत सुंदरता से बनाया गया है। महाबोधि मंदिर की ऊपरी मंजिल अब बंद ही रहती है, लेकिन कुछ सालों पहले वहां तक टूरिस्टों को यहाँ पर जाने की अनुमति दी जाती थी।
रॉयल भूटानी मठ। अब आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। यह मठ बोधगया के प्रसिद्ध मठों में से एक है। मठ यानी मोनेस्ट्री। इस मठ का निर्माण भूटान के राजा द्वारा भगवान बुद्ध की श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था। इस जगह पर आपको पुरानी कारीगरी और पुरानी कुछ चीजें देखने को जरूर मिलेगी, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुन रखा है। बुद्ध की ऊंची प्रतिमा। 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। भगवान बुद्ध बोधगया से जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक संरचना 1989 में दलाई लामा द्वारा स्थापित की गई थी। इसे देख आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ये ऐसी संरचनाएं यहाँ पर स्थापित है। जापानी मंदिर। यह मंदिर जापानी वास्तुकला में बना है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की कारीगरी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। यह शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। यह एक छोटा सा संग्रहालय है जिसमें केवल 3 हॉल हैं। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां और कलाकृतियां हैं और खुदाई में मिली कुछ अन्य चीजें भी शामिल हैं। यह दर्शकों के देखने लायक है। इसके अलावा आप बोधगया के बराबर गुफा, नागार्जुनी गुफा, प्रेतशील पहाड़ी, विष्णुपाद मंदिर, टरगर मठ, फोवा सेंटर, गेंदन फ्लैंगिंग मठ, रूट इंस्टीट्यूट, बोधगया मल्टीमीडिया संग्रहालय, ताइवानी मंदिर, कर्मा मंदिर आदि भी जा सकते हैं। बोधगया का बाजार। बोधगया का बाजार भारत के किसी भी अन्य तीर्थ स्थल के जैसे छोटे छोटे विक्रेताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर दुकानें आपको मजबूर कर देगी खरीदारी करने के लिए। यहाँ को दुकानें और यहाँ की दुकानदार मंदिर में अर्पित करने की वस्तुएं बेचते हैं, जैसे कि रंगीन चुनरी, मोमबत्तियाँ, दीपक आदि। इसके अलावा ये लोग हस्तकला की वस्तुएं, पीतल की कलाकृतियाँ जो अधिकतर नेपाल से बनवाई जाती हैं, जैसे कि बुद्ध की मूर्तियाँ और ऐसे ही अनेक वस्तुएं भी आपको यहाँ खरीदने को मिल सकेंगी। यहाँ पर तरह तरह के गहने, बैग, स्वदेशी कपड़ों से बनाए गए विदेशी पहनावे और पवित्र धागे तथा अन्य कलाकृतियाँ भी बेची जाती है, जो कि बहुत सुंदर और मनमोहित होती है। यहाँ पर एक पत्थर का कारीगर भी है जो पत्थरों से विविध आकृतियाँ बनाता है। यहाँ की एक दुकान पर आपको स्थानीय तरीके से बुनते हुए सूती कपड़े दिखेंगे, जो उस दुकानदार के अनुसार वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध कपड़ों में से एक है। इस दुकानों के अलावा यहाँ पर आपको हर जगह लाल वस्त्र पहने हुए साधु संत घूमते हुए नजर आएंगे। बाजार के भोजनालय। यहाँ के भोजनालयों में आपको सिर्फ इंटरनेशनल व्यंजन ही मिलते हैं। ये भोजनालय ज़्यादातर भक्तों के लिए या यात्रियों के लिए है। बोधगया में अच्छा खाना मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय व्यंजनों से ज़्यादा इंटरनेशनल व्यंजन अधिक होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर साफ सुथरे तरीके से सादे और अच्छे स्थानीय व्यंजन परोसने वाले भोजनालय शुरू की जाए तो निश्चित ही उनकी मांग जरूर बढ़ेगी। कार्यक्रम। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं आपको देखने को मिलेगी जो विविध कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिनमें आप भी भाग ले सकते हैं। जब हम वहाँ पर थे, अनुराधापुर से बुद्ध के अवशेष यहाँ पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़े लंबे समय के लिए ठहरे हैं तो आप यहाँ पर आयोजित ध्यान संबंधित कार्यक्रमों में तथा यहाँ के कर्मकांडीवादी समारोह में भी भाग ले सकते हैं। यहाँ की सड़कों पर पर्यटक बसों के अलावा आपको ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखती, जिसके कारण आप यहाँ पर आराम से पैदल ही घूम सकते हैं। यहाँ के लोग
लोगों के साथ घुल मिल भी जाते हैं। हमने यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी, यहाँ पर अलग अलग स्कूल से आए विद्यार्थी अपने स्कूल के पोशाक में ही यहाँ पर भ्रमण करने आते हैं। रात के समय आप यहाँ पर छोटी छोटी मोमबत्तियाँ जला सकते हैं, जिसके लिए आपको छोटा सा शुल्क भरना पड़ता है। ये सारी मोमबत्तियाँ जब एक साथ जलती हुई दिखाई देती है तो बहुत सुंदर लगती है। इस जगह के प्रमुख अधिकारी यहाँ के सरोवर के पास एक विशाल सा उपवन बना रहे हैं, जिसमें ज़रूरतों के हिसाब से एक थिएटर बनवाया जा रहा है जो खुले में होगा, और पास ही स्थित सरोवर में बोटिंग की सुविधाएं भी होंगी।